हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं रियल नंबर्स का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2। हम यहाँ पे आज कुछ टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ होगा। आई होप आपने पहला वीडियो देख लिया है। अगर आज आप नए हो तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर जाके देखें, बहुत तसल्ली से मैंने एक्सप्लेन किया है। और अब मैं लेके आया हूं पार्ट 2। मैं ये कहना चाह रहा था कि एडमिशंस आर गोइंग ऑन फॉर क्लासेस 2 and 12 ऑल सब्जेक्ट्स। आपको किसी भी तरह का कोई भी नीड हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या फेसबुक में भी जाके टीकेपी एकेडमी सर्च करोगे, टीकेपी ट्यूटोरियल सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट होगा आप इस नंबर पे मुझे कॉल करना, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे जो टॉपिक्स जो एनसीईआरटी के साथ जुड़ा हुआ है। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो नंबर या दो रैशनल नंबर्स के बीच इनफिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, अनगिनत होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -3/11 एंड 8/11। देखिए, प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है, लेकिन आसान तब लगता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सो -3/11 है और 8/11। तो यहां पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम जो भी ढूंढेंगे वो -3 और 8 के बीच ढूंढेंगे। तो -3 और अगर नंबर लाइन को इमेजिन करें 8, तो ढेर सारे नंबर्स हैं। वैसे तो डेसिमल्स में भी बहुत सारे हैं, पर हम अभी फिलहाल इंटीजर्स पे ही ध्यान देंगे तो आसान होता है। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा हमारे इस नंबर लाइन के विद इन आता है, कौन सा नंबर हमारे इस रेंज के अंदर आता है। तो क्या 16/10? ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इज 10। यहां पे 15/11? नो, क्योंकि -3 और 8 के बीच 15 नहीं आता है। देन -25/65? नॉट एट ऑल, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 11 नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्योंकि अगर आप कैंसिल भी करोगे तो 5 5 25, 5 into 13 is 65, तो ये नहीं होगा। तो बचा ये फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पे 5/11, क्योंकि 5 इस रेंज के विद इन आता है। अब आप मान लो -1/11, यस वैलिड है। -2/11 ये भी वैलिड है, क्योंकि ये सब इसके अंदर आते हैं। इनफैक्ट 0 इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज कि वो -3 और 8/11 के बीच है। आप 1/11 ले लो, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11। इनफैक्ट आप 7.1/11 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहा हूं तो इतने सारे रैशनल नंबर्स हमें मिल जाते हैं। तो फिलहाल जो बेस्ट सुइटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 5/11। तो समझे कि हमारा पर्पस क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं भी है तो हमें उसको सेम करना होगा, ताकि हम न्यूमैरेटर के बीच कंपैरिजन कर सकें और हम जितना मन करे उतना रैशनल नंबर्स निकाल सकें, क्योंकि होने को तो इनफाइनाइट है। अच्छा, अब ये देखो, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड -5/2। गड़बड़ क्या है इसमें कि सर रेडीमेड डिनोमिनेटर सेम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे, कितना आसान काम है ना, कितना आसान काम है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपने ये वाला टॉपिक शायद लोअर क्लास में भी किया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, प्रोसेस ये होता है कि हम एलसीएम ऑफ 3 and 2 निकालते हैं। जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनके एलसीएम को निकालते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एलसीएम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज देयर प्रोडक्ट। सो 2 3 6। अब हम चाहेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाएं, हम 6 बनाएं। तो आप सिंपल सा करोगे काम, 2/3 को लिया, अगर आप इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाओगे तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2। तो उसी नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमैरेटर को भी, तो ये बन जाएगा 4/6, राइट। अगर आप दूसरा वाला देखो, -5/2, अगर आप डिनोमिनेटर को 6 बनाना चाहते हो तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, वेरी सिंपल। तो आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना।
तो दिस विल बिकम -15/6। तो अब देखो, क्या आपको ये समझ में आया कि हमने सेम किया? तो अब ये 4/6 है और ये -15/6 है। अब आप देख लो कि हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर्स, तो क्या 5 रेशनल नंबर्स क्या इन दोनों नंबर्स के बीच हमें मिल जाएंगे? सवाल पहला क्या है ये कि 4 और -15 के बीच क्या हमें 5 रेशनल नंबर्स मिलने वाले हैं? हाँ, मिलने वाले हैं, क्योंकि क्या आएगा 5, 6, 7, 8, ढेर सारे। अगर आपको, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया था, -15 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए और राइट साइड पे पॉजिटिव को लिखिए, तो इसके अंदर आएगा -14, -13, -12, कहां तक जाएगा? ये 3 तक जाएगा, है ना। अब आप देखो कितने सारे मिल जाएंगे, -14/6, -13/6, -11/6, -10/6, और आप सो ऑन 3/6 तक जा सकते हो। तो आपको ढेर सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो आप रैंडमली किसी भी 5 को चूज कर सकते हो। बट आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, आपको कुछ चीजें बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देनी है। आपको क्या ध्यान देना है? देखिए, आप सपोज चूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने चूज किया है, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको साइड, सॉरी, मैं यहाँ पे साइड शायद नहीं कर सकता। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वो रेशनल नंबर्स क्या क्या लेने हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने लिया था वहां पे मैं ले सकता हूं -14/6, -13/6, -12/6, आप कुछ भी ले लो, है ना। अब पॉइंट ये है कि आप जब भी ऐसा कुछ लेते हो ना, तो यहाँ पे कैंसिलेशंस करना जरूरी है। 2 × 7, 2 × 3, 6 × 2 इज -2। ये कैंसिलेशन जरूर करना, क्योंकि आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका हाफ शायद कट जाए, तो ये आंसर होगा -7/3। ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो -13/6, ये -12/6 विल गिव अस -2, है ना। फिर आप -11/6 ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए -10/6। अब जब -10/6 आप लोगे तो आपको कैंसिल करना है 2 3 एंड 2 × 5, दैट इज -5/3। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल क्या था कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू गिवन नंबर्स। हमने क्या किया, देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने उनका एलसीएम निकाला। किनका? डिनोमिनेटर्स का। हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला 6। हमने कोशिश करी कि हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को 6 बना दें, तो हमने 3 के साथ 2 करा, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर विथ न्यूमैरेटर, तभी तो बैलेंस मेंटेन रहेगा ना। फिर आप यहां 3 करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो 2 3 6 किया हमने, तो यहाँ पे भी हमने 3 करा। तो हमें मिल गया कि 4 और -15 के बीच 5 नंबर्स तो अवेलेबल हैं। अगर नहीं होता तो, अगर वो रेंज एनफ नहीं होता कि उसमें मुझे 5 रेशनल नंबर्स नहीं मिलते, तो क्या करते? कुछ नहीं, आप इस डिनोमिनेटर को और बड़ा करोगे, ठीक है। आप मान लो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ, तो इसको भी आप 10 के साथ करोगे, तो ये बन जाएगा 40/60। तो आप इसको भी आप 60 बनाना चाहोगे, क्योंकि अपना फोकस एक ही है कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो पर सेम हो, कुछ भी हो, 20, 40, 70, 22, कुछ भी हो, सेम हो। अब यहां पे भी आप 10 मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो 60 बन जाए, तो ये बन जाएगा -150/60। अब आप देख सकते हो कि 40 और -150 के बीच बहुत बड़ा रेंज बन गया है, तो 5, 10, 20, 40 रेशनल नंबर्स भी ढूंढ सकते हो। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि वो न्यूमैरेटर्स अभी भी एनफ नहीं है कि मुझे उतने नंबर्स दें, तो आप उसके डिनोमिनेटर के वैल्यू को बढ़ा दीजिएगा। बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो, सेम हो, ताकि हम न्यूमैरेटर्स के बीच कंपेयर, ये मतलब रेंज क्रिएट कर सकें और नंबर्स ढूंढ सकें। आई होप आपको समझ में आया है। तो चलते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 and 1। अब आपको यहां समझ आएगा मैं क्या बोल रहा था। अब आप देखो, -2 और 1 के बीच इंटीजर क्या है? एक -1 है और एक 0 है, अगर इंटीजर की बात करें। अब आप देख सकते हो कि मुझे चाहिए 2 रैशनल नंबर, जो मुझे यहाँ रेडीमेड शायद मिल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने 2 को कैंसिल करके यहां लिख दिया 5 रैशनल नंबर्स, तो भी आपको मिल जाएंगे।
आप अगर लेते हो जैसे कि अगर इसके बाद ले लेते हो -0.5 जो कि बाद में रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपको प्रॉपर रेशनल के ही फॉर्म में निकालना है तो क्या करोगे? सिंपल सी चीज है, -2 का मतलब डिनोमिनेटर इज 1, वेरी सिंपल। सिर्फ 1 का मतलब भी डिनोमिनेटर इज 1, यस और नो? यस। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। तो दोनों का 1 1 है तो आप कुछ भी ले सकते हो, आपको चाहते हो तो आप 100 बना दो डिनोमिनेटर, आप 200 बना दो, 20 बना दो, 40 60 55 35 32 कुछ भी बना दो। पर हम नॉर्मली क्या करते हैं ना, 10 100 1000 ऐसा कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, यहाँ पे भी करना होगा 100, तो दिस वुड बिकम -200/100 जो कि आफ्टर कैंसिलेशन तो -2 ही देगा। फिर आप यहाँ पे भी 100 करोगे क्योंकि आप यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को 100 बनाना चाहोगे, तो ये आपका बन जाएगा 100/100। तो आप देख सकते हैं कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। ये अब आपको -200 और 100 के बीच यानी कि न्यूमैरेटर्स के बीच देखना है कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो -200 से 100 काफी बड़ा रेंज है। अब 5 ही क्यों, 5 से बहुत ज्यादा भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हो। यस, ओके। तो -200 के बीच क्या क्या आएगा? 100 के बीच बहुत सारे, -199, -198, 0 भी आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप जैसे 1 ले लिया आपने, 2 ले लिया, 3 ले लिया, है ना, तो आप 1/100 लिखोगे, 2/100 लिखोगे, 3/100 लिखोगे, 4/100 लिखोगे, आप -199/100 लिखोगे, अब -198/100 लिखोगे, है ना। पर मैं क्या एडवाइस करता हूं पता है अपने बच्चों को, कि हमेशा वो ऑड वाले कॉम्बिनेशंस ले लो, 1/100, 3/100, 199/100, ताकि कैंसिलेशंस का प्रॉब्लम ही ना आए। क्योंकि अगर आपने 2/100 लिया है तो आपको याद रखना है कि इसको 1/50 बनाना है। अगर आपने 4/100 लिया है तो आपको याद रखना है कि इसको 1/25 बनाना है, क्योंकि अक्सर आंसर्स सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए ऑप्शन देता हूं कि आप 1/100 कैंसिलेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3/100 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/100 अगेन अ प्रॉब्लम क्योंकि 5/20 आएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यहाँ कभी कभी हम शायद भूल जाते हैं, इसीलिए उसका एक उपाय है कि आप इस तरह से ऑप्शंस ले सकते हो। 7/100 ले लिया, है ना, क्योंकि आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ टू मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड व्हाई डू वी मेक देम सेम, so that we can compare between we can find a range between the numerators and then we can find the rational numbers। ठीक है, समझ आया? चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन या टॉपिक की तरफ। एक टॉपिक है जो कि कहते हैं रियल नंबर लाइन, क्योंकि हमने कहा था कि कोई भी रियल नंबर्स को हम लोकेट कर सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं, हम उसको एक तरह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि विजुअलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इसलिए उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो क्या होता है? नेगेटिव्स, और राइट हैंड साइड ऑफ जीरो क्या होता है? पॉजिटिव्स। तो ये उसी के बारे में लिखा है कि हम चाहे तो वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर हो, रैशनल हो या इरेशनल हो, हम सबको यहाँ लोकेट कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ वी कॉल की रियल नंबर्स व्हिच कैन बी डिनोटेड व्हाट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब आपने होल नंबर, इंटीजर या रैशनल भी आपने लोअर क्लास में किया है, 7/4 -5/11 को आपने डिनोट किया है, रिप्रेजेंट किया है। यहां आप क्या करने वाले हो नया? कुछ नया बताइए सर, कुछ तूफानी करते हैं, है ना। तो तूफानी करने में क्या करना है, देखिए आपको यहां सीखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और रियल नंबर्स में हम क्लास 9 में बात करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट irrational numbers on the number line। This is what तूफानी is all about, है ना। तो यहां पे हम इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5, √7, √9 है। √9 क्या इरेशनल है? नहीं है, नहीं है। √9 बिकॉज 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो √9 अगर आप करते भी हो तो वो 3 का स्क्वायर होके 3 हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इरेशनल नंबर्स मतलब अंडर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हम यहां पे कुछ इस तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, 2.5 को कैसे प्लॉट करना है, 2.67 को कैसे प्लॉट करना है। 2.5 इज वेरी इजी टू प्लॉट। अगर आप एक नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ पे, दिस इज अ नंबर लाइन, हमेशा पेंसिल स्केल यूज करना, डोंट बी लेजी, ओके, बी एनर्जेटिक। तो यहाँ पे 0 प्लॉट किया आपने, स्केल लिया आपने, 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, बेटर, बिकॉज वो कंजस्टेड नहीं लगता। फिर आपने यहाँ पे -1, -2 एंड सो ऑन, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर आपने गैप लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, तो ठीक एग्जैक्टली मिडिल पे क्या आएगा, 2.5, एंड दैट इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो 2.5 एक कहीं ना कहीं इजी है। अगर आप 2.67 को देखो, तो आप 6-7 को स्केल में तो मेजर कर नहीं सकते, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो ये सब टॉपिक्स आजकल इतने नहीं आते, आप लेकिन कैसे करोगे। आप देखो, आपको क्या करना है, आपको नंबर लाइन लेना है, ठीक है। अब 2.6 किसके बीच में है, 2.6 और 2.7 के बीच में है। तो आप क्या करोगे, आप लोगे 0, ठीक है। अब आप क्या करना कि 1 आपने लिया, 2 लिया, है ना, आपने 3 लिया, तो आपको समझ आ गया कि वो 2.6 और 7 के बीच है। तो अब ये ना करके आप क्या कर सकते हो कि आपने ले लिया एक एंड 2.6 और एक सपोज एंड ले लिया आपने 2.7। अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 2.61, 2.62, फिर ये 2.62, 2.63 एंड सो ऑन। आप कहां तक जाओगे, 2.69, और आप जाओगे 2.7, यहाँ पे 2.68, यहाँ बीच में 2.67, तो यू विल गेट दैट नंबर 2.67। तो ये कहीं ना कहीं मैग्निफिकेशन होता है, मैंने आपको थोड़ा शॉर्टकट में दिखाया है, पर ये क्योंकि आजकल इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही करते हैं कि पहले क्या लेते हैं कि वो नंबर लाइन को थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पे सिर्फ 2.6 और 7 लेके ही मैंने दिखाया है आपको कि किस तरह से हम उसको मैग्नीफाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पर नहीं चाहिए आपको इतना नहीं सोचना है इसके बारे में, बिकॉज हमको ज्यादातर सोचना है अभी इरेशनल्स के बारे में, ये वाला पार्ट। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो कि हमारे लिए एक नया टॉपिक बनने वाला है कि हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं समझाने वाला। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए होगा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने के लिए, पर मैं आपके इसके लॉजिक को जरूर समझाऊंगा आज कि कैसे और किस तरह से अप्रोच करेंगे। नंबर लाइन भी हम ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर हो गया तो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाहता अभी शुरुआत में। मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखो, मुझे समझो कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना, ठीक है। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है और लर्निंग भी है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को, जैसे यहाँ पे देखो कितना सुंदर तरीके से √2 को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ पे ये जो √2 बना, अब कैसे बना, आपके लिए नया टॉपिक है, तो अब देखते हैं कि इसका लॉजिक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन √17 का है, पर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या जरूरत है। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला स्टेप है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल का बारे में पता होना पड़ेगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको पता होना पड़ेगा, है ना। ये जो पाइथागोरस बाबा है इनके बारे में आपको आना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल अपना आएगा, तो हम सबको पता है कि हम बाय डिफॉल्ट इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस लेके चलते हैं और इसको हम हाइपोटेनियस लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमें ये वाला कंसेप्ट बहुत जरूरी है, एंड आई होप आपको इस थ्योरम के बारे में, सिंपल सा थ्योरम है और आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। ये दो चीजें, राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए मैंने कहा क्योंकि वहीं से वो पाइथागोरस थ्योरम आएगा। इसके बाद आपको कुछ लॉजिक्स समझने हैं कि ये जो हम √2, ये जो हम √3, ये जो हम √5, ये जो √7, ये √10, ये √17, ये √50, ये √40, ये सारे एक्चुअली में आपके लिए हाइपोटेनियस बनने वाले हैं। ये एक्चुअली में आपके लिए क्या बनने वाले हैं, हाइपोटेनियस बनने वाले हैं, ठीक है। कैसे,
चलो देखते हैं। तो ये कैसे बनेगा हाइपोटेनियस, ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है √2 ऑन द नंबर लाइन। कैसे करोगे? आप एक चीज देखना, आप √2 को क्या लिख सकते हो, ठीक है। आप √2 को क्या लिख सकते हो? क्या इस तरह से लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर? कोई दिक्कत? आप समझो क्या लिख सकते हो आप 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप √3 को क्या लिख सकते हो √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप √4 को क्या लिखोगे 2, जो कि रेशनल नंबर नहीं है, तो हम इसके बारे में शायद डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आप √5 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 इज 5, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बड़ा नंबर ले जाता हूं √10, जो ज्यादा कॉमन नंबर्स हैं, जो ज्यादा आते हैं एग्जाम्स वगैरह में, मैं आपको उसी नंबर्स के बारे में ज्यादा बताऊंगा। अब √10 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब √17 जैसे अभी मेंशन था, आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कुछ शायद आपको समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान देके समझोगे तो आपको समझ आएगा जरूर से। अब मान लो आपको √50 का स्क्वायर लिखना है, तो आप लिख सकते हो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लिख सकते हैं। सपोज आपको लिखना है 26, तो आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सर आगे भी तो बताइए। तो देखो इसमें क्या चीज आपको समझना है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे नंबर्स हाइपोटेनियस हैं, ठीक है। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को देखें, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ के स्क्वायर को हटा दूं तो ये अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? अगर मैं इस रूट को हटा दूं तो स्क्वायर को हटा दूं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं ये कहूं कि हाइपोटेनियस इज √2, अगर हाइपोटेनियस अगर √2 है, अगर हाइपोटेनियस क्या है √2 है, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, आपका बेस भी क्या है 1, इसलिए 1 स्क्वायर क्या बन गया 2 बन गया। अगर आपका हाइपोटेनियस √3 है, अगर आपका हाइपोटेनियस अगर √3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, परपेंडिकुलर को फिक्स करने वाला हूँ और बेस को चेंज। मैं परपेंडिकुलर को फिक्स करने वाला हूँ और बेस को वेरिएबल यानी कि चेंज करने वाला हूँ। तो देखिए √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हमें क्या देगा √3। अगर √5 मेरा हाइपोटेनियस है, अगर √5 मेरा हाइपोटेनियस है, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर फिक्स्ड है यानी कि 1, तो मेरा बेस क्या बना 2। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस 1 इज 5, क्योंकि मैंने यहाँ स्क्वायर हटाया था तो √5, ठीक है। आई होप आपका स्क्वायर रूट का कंसेप्ट अच्छा है, गुड है, नाइस है। अच्छा, अगर √10 की बात करें, अगर मैं इसके लिए ट्राइंगल बनाता, तो ये मेरा ट्राइंगल बना, ये मेरे को √10 चाहिए, तो मैंने परपेंडिकुलर को तो फिक्स कर दिया है 1, तो मेरा बेस क्या बनेगा 3। अगर आप √17 को देखो, अगर आप इसके लिए ट्राइंगल बनाना चाहते हो, अगर आपको √17 चाहिए, तो आप परपेंडिकुलर को फिक्स कर रहे हो 1, तो आपका बेस क्या बन रहा है 4। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हम हर नंबर को पाइथागोरस ट्राइंगल या पाइथागोरस थ्योरम में बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने एक चीज सब में कॉमन रखा है, ठीक है। आप एक चीज लॉजिक को समझो पहले, कि हमने हर जगह परपेंडिकुलर को 1 रखा है। इनफैक्ट अगर आप √50 के लिए करने जाओगे, तो भी जब इसका ट्राइंगल बनेगा, तो आप परपेंडिकुलर को तो 1 कर दोगे, तो आपका बेस क्या बन जाएगा 7, तो आप ये मिलेगा आपको √50। गॉट इट। अगर आप √26 के लिए करना चाहोगे, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ द लॉजिक। अगर आप इसको √26 करना चाहोगे, तो आपका परपेंडिकुलर तो फिक्स्ड है, दैट इज 1, तो आपका बेस क्या बनने वाला है 5, 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर। सो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को फिक्स करने वाले हैं, यानी कि 1 यूनिट। अब वो 1 यूनिट हमारे लिए 1 सेंटीमीटर हो या 1 किलोमीटर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हम रखने वाले हैं 1 यूनिट।
हम बस बेस को चेंज करेंगे और धमाधम सॉल्व कर डालेंगे। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को समझ लोगे, बाकी तो कहीं ना कहीं फोटोकॉपी है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रख के आपको करना होगा। मैं आपको रूट 2 का एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप, आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक नॉर्मल रैंडम लेंथ का नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। इसके बाद आप एक सेंटर को नोटिफाई करोगे, दैट इज 0। ठीक है, आप चाहे तो उसका नाम ओ वगैरह कुछ रख सकते हो, इनफैक्ट रखना भी चाहिए। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ओ है। आप हर 1 सेंटीमीटर का गैप लोगे, आप इस तरह से 2-4 नंबर लिख लीजिए, या फिर वो लिखने की जरूरत भी एक्चुअली में नहीं है, पर फिर भी स्टार्ट के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा नेगेटिव्स की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ कुछ आने वाला नहीं है, तो इनफैक्ट आप नेगेटिव के पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हो। अब यहां पे क्या करना है, तो जैसे कि हमने देखा था कि रूट 2 का मतलब होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है। अब आप यहां पे अगर ट्राइंगल को इमेजिन करो, तो ये अगर रूट 2 है तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1। अगर आप इस ट्राइंगल का नाम देते हो ओ ए बी, तो आप देख सकते हो कि इन ट्राइंगल ओ ए बी दिस एंगल इज टेकन एज 90 डिग्री, तो ए बी इज द हाइपोटेनियस। तो अगर आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज आर ए बी स्क्वायर। तो हमारा ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 2, जो कि यहाँ पे रूट 2 है। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कहा था कि आपको बेस लेना है 1 यूनिट, ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर, हमें लेना है 1 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिक्लेयर कर देंगे कि 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर है। कोई चाहता है थोड़ा डायग्राम को बड़ा बनाना ताकि उसको और बेटर तरीके से समझ में आए, तो आप 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लेके भी कर सकते हो। यानी कि जब आप 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे तो आप ये पूरा 2 सेंटीमीटर को लोगे, जब आप 1 यूनिट ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। तो डायग्राम का वैल्यू सेम रहेगा, बस आपको मैग्नीफाइड लगेगा, बड़ा लगेगा। लेकिन मैं कंफ्यूजन ना होने के लिए मैं अक्सर क्या करता हूं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लेके ही चलता हूं, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर ही लेके चलता हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। क्योंकि अब मुझे बनाना है मेरे बेस को 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, तो अब क्या करोगे, आप एट पॉइंट ए एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे, एक 90 डिग्री लाइन जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। यानी कि इसका भी लेंथ जो है वो है 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर। इसका भी कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर आपने एक सेंटर मार्क किया। क्योंकि आपको पहले से पता था कि आपका बेस 1 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि बिना मार्क करे ही मैंने 1 सेंटीमीटर का लाइन बनाया और उस पॉइंट को नाम दे दिया ए। इसलिए मैंने कहा था 1 2 3 4 मार्क करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने ये 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट का लाइन बनाया, फिर मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाना चाहूंगा। 90 डिग्री क्यों, ताकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल मिले। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया, लेकिन उस लेंथ, उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होना चाहिए, उसका लेंथ होना चाहिए 1 यूनिट, जो हमने हर नंबर के लिए फिलहाल फिक्स रखा है। तो यहाँ पे ये भी हो गया आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो आपका बेस और परपेंडिकुलर बन चुका है। आप इस पॉइंट का नाम बी दे सकते हो। अब आपको क्या करना है, वेरी सिंपल। अब आप लोगे लाइन स्केल लोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे। तो आपने ओ ए ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सॉरी ओ बी ज्वाइन कर दिया, सॉरी ओ बी आपने ज्वाइन कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही रखा था कि जो ए बी का वैल्यू है वो कितना आना है, √2। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस क्या आने वाला है, √2 आने वाला है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। तो यहाँ पे देखो, अब आपको नंबर लाइन, अभी तक आपको उस √2 का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, अभी तक बस एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बना है। अब आप क्या करोगे, कॉम्पास को लोगे, मान लो मेरा ये पंजा ही कॉम्पास है, आप ओ पे रखोगे कॉम्पास को सेंटर बना के,
OB का आप रेडियस बनाओगे और आप क्या करोगे, ऐसे कट कर दोगे, एक आर्क बनाओगे. सो द कंपास is kept at O as center and OB as radius and then an arc is formed so that वो जो आर्क है वो उस नंबर लाइन को एक पॉइंट पे कट करे और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं P सपोज. तो आपका जो ये OP है, आपका जो ये OP है ना, ये जो आपको OP यहां मिल रहा है, दिस OP इज एक्चुअली इक्वल्स टू √2. √2 का वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्स 1.41. आपका OA ऑलरेडी 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर था, थोड़ा सा ही वो आगे बढ़ेगा तो अप्रोक्स बन जाएगा 1.41. आप जब उसको स्केल से मेजर करोगे आपको इन एंड अराउंड 1.4 के आसपास मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि करेक्ट है. ठीक है, तो हमने यहां पे कैसा रिप्रेजेंट किया, हमने ये फिक्स कर दिया कि अपना जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा हम 1 लेके चलेंगे. फिलहाल कहीं कहीं पे 1 नहीं, हमें 2, 3 भी शायद लेना पड़े, पर हमारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो 1 के साथ सॉल्व हो जाता है. कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसमें शायद 1 वर्क ना करे, मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स जरूर दिखाऊंगा. तो फिलहाल हमने क्या करा, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया. हमने नंबर लाइन बनाया, हमने सेंटर को मार्क किया, 1 सेंटीमीटर का बेस बनाया हमने. फिर इस पॉइंट पे 90 डिग्री का लाइन बना. 90 डिग्री का जो मेजरमेंट है वो भी 1 है, ताकि वो 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या बने, हमें √2 दे. हमने यहाँ पे फिर OB को ज्वाइन किया जो कि बनेगा हाइपोटेनियस. यहाँ पे ये बनेगा √2. फिर मैंने अपना पंजा लिया, पर आप अपना कॉम्पास लेना. ठीक है, पापा को बोलो कि नए क्लास में नया ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए. तो यहाँ पे O, यहाँ पे B. सो आप इसको रेडियस बना के ऐसे कट करोगे. आपको ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो आपको ये पॉइंट मिला है, पॉइंट PQRST कुछ भी लो, दिस P विल रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.41. तो ये जो OP है हम यहाँ ऐसे लिखते हैं कि देयरफॉर OP रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, मैं आपको और एक बताता हूं ताकि आप रिलेट कर सको. सपोज आपको √17 प्लॉट करना है. ठीक है, तो हमने इसका क्या लिया था कि परपेंडिकुलर तो 1 फिक्स्ड है, तो यहां 16 आना चाहिए. 16 + 1 यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. यानी आप अब बताओ आपका बेस कितना होना चाहिए. मैंने सेंटर मार्क किया O. अब मुझे पता लग गया है कि मेरा बेस होना चाहिए 4 यूनिट्स यानी कि 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 1 यूनिट कितना है, 1 सेंटीमीटर है. तो मैंने यहाँ पे स्केल लिया और मैंने 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब मार्किंग कर दिया. 9 तो पहले से ही है, मैंने मार्क कर दिया. तो 4 सेंटीमीटर का मैंने पॉइंट मार्क किया, दैट इज A. तो मेरा ये कितना है, 4 यूनिट्स है, जो कि इनडायरेक्टली 4 सेंटीमीटर ही है. अब मैंने यहां पे बनाना है एक 90 डिग्री लाइन. अब ये जो 90 डिग्री लाइन है आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो और बाय कंस्ट्रक्शन भी बना सकते हो. आई होप आपको आता है, बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इन द लोअर क्लास. बट आई थिंक यहाँ पे प्रोटेक्टर शुड बी अलाउड. तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टर लेके, आप प्रोटेक्टर यहाँ पे लोगे और आप 90 डिग्री मार्क करके एक 1 यूनिट का लाइन ड्रॉ करोगे. और हमने 1 यूनिट कितना ले रखा है, 1 सेंटीमीटर. तो आपका ये लाइन बनेगा 1 यूनिट. मैंने जैसे कहा था हमने परपेंडिकुलर को 1 फिक्स कर दिया है. अब फिर से क्या होगा, इस पॉइंट का नाम B होगा. आप फिर से OB ज्वाइन करोगे एंड दिस विल बिकम √17. आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लीजिए. OB स्क्वायर इज द हाइपोटेनियस इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. यहाँ पे OA इज 4, AB is 1, तो दिस इज 17. 16 + 1 ये है OB स्क्वायर का वैल्यू. तो OB क्या हो जाएगा, √17. फाइन. तो हमने √17 तो कम से कम ड्रॉ कर लिया है. फिर से आपको लेना है पंजा. नहीं, पंजा तो मुझे लेना है, आपको लेना है कॉम्पास. आप यहाँ पे इसको बनाओगे रेडियस, है ना. यहाँ पे देखो आपने कॉम्पास रखा, आपने इसको रेडियस बनाया
और ऐसे घुमा दिया, ज्यादा नहीं चाहिए, बस लाइन को कट करने तक ही चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमें मिला सपोज Q है ना, तो यहाँ पे जो ये OQ है सेंटर से काउंट होगा ना, तो ये OQ जो है ये आपको रिप्रेजेंट करके देगा √17। √17 का वैल्यू कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि इन एंड अराउंड 4.1 समथिंग। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4.1 समथिंग अप्रोक्स, वेरी क्लोज। तो आप अगर पूरा मेजर करके देखोगे OQ, तो OQ का वैल्यू आपको आना चाहिए 4.1। अगर आया, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है 4.15 या मे बी शायद 4.09 समथिंग एक अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आप डेसिमल्स को तो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो कम से कम आप एक आइडिया कर सकते हो कि हाँ मेरा क्लोज टू 4.1 आया है। तो हाँ, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, 4.34 तो कम से कम नहीं होना चाहिए, 4.15 मे बी 4.19 विद इन 4.2 रहे तो बहुत अच्छी चीज है। तो कहीं ना कहीं 4.1 विल एश्योर अस की, क्लोज टू दैट विल एश्योर अस की हाँ हमने कहीं ना कहीं बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट पाया है। तो दिस OQ विल रिप्रेजेंट √17 ऑन द नंबर लाइन। अगर आप इस लॉजिक को समझ पाए हो, तो अगर मैं यहाँ पे √10 को रिप्रेजेंट करता, आप यहाँ O ले लीजिए सेंटर को, अगर मैं √10 को रिप्रेजेंट करता तो ये 9 + 1 होता, और हम इसको लिखते 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो कि इसका जो बेस है वो होना चाहिए 3 यूनिट्स, यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं हमेशा 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर लेके ही चलता हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होता। फिर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर को तो 1 ही रखा है, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। तो फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा एंड दिस विल बिकम √10। फिर से मैं अपने हाथ को लूंगा और यहाँ पे एक आर्क बना लूंगा। आप क्या लोगे, कॉम्पास। फिर यहाँ पे आप पॉइंट R मार्क करोगे, और जो OR है ये कहीं ना कहीं √10 देने वाला है, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई गेस कुछ 3.1 के आसपास ही कुछ होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो आई होप 3.1 तो ना हो, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो 3.1 समथिंग या 3.2 के आसपास, क्योंकि 32 का जो स्क्वायर होता है वो कहीं ना कहीं 1024 होता है। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 10.24। तो अप्रोक्स मान के चलिए कि 3.12 के कोई क्लोज वैल्यू आएगा, 3.15, लेकिन 15 कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली बाय अ स्केल। सो हम एक आइडिया कर लेंगे एंड दैट विल एश्योर अस कि हाँ हमने करेक्ट बनाया है। सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे स्टेप्स को यहाँ पे लिख के आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो नॉर्मली स्टेप्स की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली द फिगर विल वर्क। पाइथागोरस वाला पार्ट कम से कम दिखाना चाहिए, ये पार्ट कम से कम दिखाना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि √17 कैसे आया है। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये लिखना काफी कंपलसरी है, क्योंकि किसी किसी के लिए वो 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो थोड़ा मैग्नीफाइड आपको फिगर बन के निकलेगा, लेकिन 1 सेंटीमीटर के साथ भी अच्छा खासा एक क्लीन फिगर बन जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें इसके स्टेप्स को, उसमें अगर आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो उसमें 1 मार्क स्टेप्स में होता तो है। पहले बोर्ड एग्जाम जब हुआ करता था 9 का, तो वो ऐसा ही फॉर्मेट में आता था कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क में स्टेप्स था और 2 मार्क्स में फिगर था। तो आप स्टेप्स भी सीख लेना आपने जो जो करा है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं ये जरूर लेके आऊंगा, मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं वीडियो को। आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सपोर्टिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।